लॉकआउट टैगआउट LOTO एक सुरक्षा प्रक्रिया है जिसका उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि मशीनरी या उपकरण की मरम्मत या रखरखाव के दौरान उसे अनजाने में चालू न किया जाए। यह प्रक्रिया कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। लॉकआउट में एक लॉकिंग डिवाइस का उपयोग करके ऊर्जा स्रोत को बंद किया जाता है ताकि मशीन को पुनः चालू न किया जा सके। टैगआउट में एक चेतावनी टैग जोड़ा जाता है जो संकेत करता है कि मशीन को मरम्मत या रखरखाव के कारण बंद कर दिया गया है। अप्रत्याशित मशीन स्टार्टअप से कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करना, ऊर्जा के अनियंत्रित रिलीज से सुरक्षा सुनिश्चित करना, मरम्मत और रखरखाव कार्यों के दौरान एक सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करना। LOTO प्रक्रिया विभिन्न प्रकार की ऊर्जा पर लागू होती है। इलेक्ट्रिकल ऊर्जा, मैकेनिकल ऊर्जा, हाइड्रोलिक ऊर्जा, पैन्यूमैटिक ऊर्जा, थर्मल ऊर्जा और केमिकल ऊर्जा। LOTO प्रक्रिया के 6 मुख्य चरण होते हैं। पहला, मशीन को पहचानना और अधिसूचित करना। उस मशीन या उपकरण को पहचाने जिस पर कार्य किया जाना है और संबंधित कर्मचारियों को सूचित करें। दूसरा, ऊर्जा स्रोत को बंद करना, मशीन या उपकरण को सामान्य तरीके से बंद करें। तीसरा, ऊर्जा को अलग करना, सभी ऊर्जा स्रोतों को बंद करें। चौथा, लॉक और टैग लगाना, प्रत्येक ऊर्जा स्रोत पर लॉक और टैग लगाएं। पांचवा, ऊर्जा डिस्चार्ज और वेरीफाई करना, किसी भी जमा ऊर्जा को रिलीज करें और यह सत्यापित करें कि मशीन सुरक्षित स्थिति में है। छठा, कार्य शुरू करना, सुनिश्चित करने के बाद कि मशीन पूरी तरह से सुरक्षित है, कार्य शुरू करें। LOTO में उपयोग किए जाने वाले सामान्य उपकरणों में शामिल हैं सुरक्षा पैडलॉक्स, टैग्स, हैस्प्स और कंपोनेंट स्पेसिफिक लॉकिंग डिवाइस। प्रत्येक टैग में निम्नलिखित जानकारी होनी चाहिए: कर्मचारी का नाम, लॉक लगाने की तारीख, कार्य का कारण और चेतावनी संदेश जैसे डू नॉट ऑपरेट। जब एक से अधिक कर्मचारी किसी मशीन पर कार्य कर रहे हों, प्रत्येक कर्मचारी को अपना खुद का लॉक और टैग लगाना चाहिए। कार्य तब तक शुरू नहीं किया जाना चाहिए जब तक सभी कर्मचारी अपने लॉक हटा न लें। केवल वही कर्मचारी जिसने लॉक लगाया है, उसे हटाने का अधिकार है। अगर कर्मचारी उपलब्ध नहीं है, तो एक विशेष प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, जिसमें पर्यवेक्षक की अनुमति और उचित दस्तावेजीकरण शामिल है। LOTO के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नियमित प्रशिक्षण अनिवार्य है। नए कर्मचारियों के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण, समय समय पर पुनः प्रशिक्षण और ऊर्जा नियंत्रण प्रक्रिया की समीक्षा भी शामिल है। लॉक या टैग लगाना भूल जाना, बिना सत्यापन के कार्य शुरू करना और अनधिकृत कर्मचारियों द्वारा लॉक हटाना आम गलतियां हैं। LOTO एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है जो मशीनरी और उपकरणों के साथ कार्य करते समय कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। उचित LOTO प्रक्रियाओं का पालन करके दुर्घटनाओं को रोका जा। हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे फायर फाइटिंग में होज रील और हाइड्रेंट सिस्टम के बारे में। ये बहुत जरूरी होते हैं किसी भी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर में आग लगने पर पानी की सप्लाई के लिए। सबसे पहले ये होते क्या हैं? होज रील एक गोल ड्रम होता है जिस पर होज लिपटी होती है ताकि आग बुझाने में आसानी हो। दूसरी तरफ फायर हाइड्रेंट एक ऐसा डिवाइस है जो पानी की सप्लाई सिस्टम से जुड़ा होता है, जिससे फायर फाइटर्स को तेज प्रेशर से पानी मिल सके। अब
डिजाइन और कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। ये सिस्टम्स ऐसे बनाए जाते हैं कि तुरंत इस्तेमाल किए जा सके। पाइप्स अच्छी क्वालिटी के मटेरियल जैसे स्टील या ब्रास से बनते हैं ताकि लंबे समय तक चले। होज रील और हाइड्रेंट का पानी का प्रेशर इतना तेज होना चाहिए कि आग झट से बुझ जाए, और इनमें नोजल्स, वॉल्व्स, प्रेशर गेजेस और एक मजबूत पाइपलाइन सिस्टम होता है। इंस्टॉलेशन बहुत जरूरी है। होज रील ऐसे लगाई जाती है ताकि तुरंत इस्तेमाल हो सके। हाइड्रेंट्स बिल्डिंग के अंदर और बाहर दोनों जगह होते हैं ताकि फायर फाइटर्स को आसानी से पानी मिल सके, और ये मेन वाटर सप्लाई से जुड़े होते हैं जिससे पानी की सप्लाई हमेशा बनी रहे। ऑपरेशन और मेंटेनेंस की बात करते हैं। रेगुलर टेस्टिंग बहुत जरूरी है ताकि सब कुछ सही से काम करे। मेंटेनेंस में हॉजेस, वॉल्व्स और नोजल्स की सफाई, और अगर खराब हो गए हैं तो उन्हें बदलना शामिल है। यूजर्स को इमरजेंसी ट्रेनिंग जरूर देनी चाहिए ताकि उन्हें पता हो कि इक्विपमेंट कैसे चलाना है। लास्ट में सेफ्टी मेजर्स। होज रील और हाइड्रेंट्स के आसपास कोई सामान नहीं रखना चाहिए। हॉजेस अच्छे से लिपटी होनी चाहिए ताकि जल्दी से इस्तेमाल की जा सके। बिजली के उपकरणों पर पानी नहीं डालना चाहिए और बिना इजाजत के इन सिस्टम्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आखिर में होज रील और हाइड्रेंट सिस्टम आग बुझाने के लिए बहुत जरूरी है। सही डिजाइन, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस और ऑपरेशन से आग लगने पर बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। सुरक्षित रहे और याद रखें, तैयारी ही सबसे जरूरी है। औद्योगिक सुरक्षा कानून किसी भी उद्योग या फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों को लागू करने के लिए बनाए जाते हैं। इनमें निम्नलिखित कानून शामिल हो सकते हैं। फैक्ट्री एक्ट 1948 भारत। कार्यस्थल की स्वच्छता, वेंटिलेशन, प्रकाश, पीने का पानी, सुरक्षा उपकरणों, मशीनों की सुरक्षा और कर्मचारियों के कार्य समय आदि को नियंत्रित करता है। BOCW एक्ट 1996 निर्माण क्षेत्र के कामगारों की सुरक्षा और कल्याण के लिए बनाया गया। ESIC एक्ट 1948 कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा और चिकित्सा सुविधा प्रदान करने हेतु। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरणीय खतरों की रोकथाम के लिए। विभिन्न देशों में लागू औद्योगिक सुरक्षा के प्रमुख कानून। अमेरिका यानी USA ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट 1970 कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करता है। नियोश यानी राष्ट्रीय व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य संस्थान एक अनुसंधान संस्था है जो सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े दिशा निर्देश प्रदान करती है। यूरोपीय संघ, जिसे हम EU के नाम से जानते हैं, विभिन्न डायरेक्टिव्स के माध्यम से मशीनरी सुरक्षा, रसायनों के उपयोग और कार्यस्थल की समग्र सुरक्षा को नियंत्रित करता है। जैसे मशीनरी डायरेक्टिव और केमिकल एजेंट्स डायरेक्टिव, ये कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। जापान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी सुरक्षा से जुड़े सख्त कानून और प्रवर्तन एजेंसियां मौजूद हैं। ये कानून और एजेंसियां कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अहम भूमिका निभाती हैं। उद्योगों को सुरक्षा कानूनों का पालन करना आवश्यक होता है। इसके लिए कंपनियां सुरक्षा ऑडिट, रिस्क असेसमेंट और ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती हैं।
अगर कोई कंपनी इन कानूनों का उल्लंघन करती है तो सरकारी एजेंसियां उन पर जुर्माना, लाइसेंस रद्द या कानूनी कार्रवाई कर सकती हैं। भारत में यह कार्य मुख्यतः फैक्ट्री इंस्पेक्टर, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और लेबर डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिसाव के कारण हजारों लोग मारे गए। इस घटना ने औद्योगिक सुरक्षा कानूनों को लेकर जागरूकता और सुधार की नींव रखी। कोयला खदान में जल भराव से 375 मजदूरों की मृत्यु हुई, जिससे खदान सुरक्षा कानूनों को सख्त किया गया। सवेसो आपदा 1976 इटली रासायनिक रिसाव की इस घटना ने यूरोप में पर्यावरण और रासायनिक सुरक्षा कानूनों को जन्म दिया। श्रमिकों की जान और स्वास्थ्य की रक्षा, उत्पादन में स्थिरता और गुणवत्ता सुनिश्चित होती है। दुर्घटनाओं और नुकसान को कम किया जा सकता है। कानूनी जोखिम और मुआवजे की संभावना घटती है। कार्यस्थल पर सकारात्मक और सुरक्षित माहौल बनता है। औद्योगिक सुरक्षा अधिनियम और कानून किसी भी देश और उद्योग के लिए आवश्यक हैं। ये न केवल श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, बल्कि संगठनों की दीर्घकालिक स्थिरता और उत्पादकता को भी बढ़ाते हैं। औद्योगिक सुरक्षा एवं अग्नि सुरक्षा प्रबंधन। प्राथमिक उपचार का परिचय। परिभाषा: प्राथमिक उपचार वह तात्कालिक और अस्थायी सहायता है जो किसी घायल या अचानक बीमार व्यक्ति को चिकित्सकीय सहायता प्राप्त होने से पहले दी जाती है। उद्योग में महत्व चोट की गंभीरता को कम करता है, आपात स्थिति में जीवन बचाता है, आगे की क्षति को रोकता है, सुरक्षा संस्कृति को बढ़ावा देता है। गोल्डन आवर किसी भी गंभीर चोट के बाद का पहला 60 मिनट सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस समय पर सही प्राथमिक उपचार जीवन बचा सकता है। प्राथमिक उपचार के मूल सिद्धांत: जीवन की रक्षा करना, अधिक क्षति से बचाना, स्वस्थ होने में मदद करना। सामान्य निर्देश: शांत रहें और स्थिति का मूल्यांकन करें, स्वयं की सुरक्षा सुनिश्चित करें, तुरंत चिकित्सकीय सहायता बुलाएं, संक्रमण से बचाव हेतु दस्ताने, मास्क पहने, जब तक आवश्यक न हो पीड़ित को न हिलाएं। प्राथमिक उपचार किट की सामग्री। औद्योगिक प्राथमिक उपचार बॉक्स में निम्नलिखित सामग्री होनी चाहिए: स्टेरलाइज गॉज पैड और बैंडेज, चिपकने वाली टेप और बैंडेड, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, डेटॉल, बेटाडीन, रुई, कैंची, चिमटी, जलन के लिए क्रीम, दर्द निवारक गोली, पैरासिटामोल, सेफ्टी पिन और दस्ताने, सीपीआर के लिए माउथ बैरियर, आपातकालीन संपर्क नंबर। नोट: प्राथमिक उपचार बॉक्स की समय समय पर जांच और पुनः पूर्ति आवश्यक है। सामान्य छोटे और प्राथमिक उपचार। जीवन सुरक्षा और आपातकालीन प्रक्रिया। निकासी प्रक्रिया: अलार्म बजाएं, चिन्हित मार्ग से बाहर निकलें, लिफ्ट का उपयोग न करें, असेंबली पॉइंट पर पहुंचे, सभी कर्मचारियों की उपस्थिति जांचें। राहत बचाव तकनीक: एक व्यक्ति द्वारा खींचना जब पीड़ित बेहोश हो, 2 व्यक्ति द्वारा उठाना जब हल्की चोट हो, कंबल से खींचना, चिकनी सतह पर खींचने के लिए। बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रतिक्रिया जांचें, हलाएं और आवाज लगाएं, मदद बुलाएं, आपात नंबर पर कॉल करें, वायु मार्ग खोलें, सिर पीछे झुकाएं, ठुड्डी ऊपर करें, सांस जांचें, देखिए, सुनिए, महसूस कीजिए। सीपीआर दें, 30 छाती दबाव प्लस 2 सांसें यदि प्रशिक्षण प्राप्त है। एईडी का प्रयोग करें अगर उपलब्ध हो और प्रशिक्षित हो।
प्राथमिक उपचार करते समय सुरक्षा सावधानियां। पीपी, दस्ताने, मास्क का उपयोग करें। रक्त या तरल से सीधे संपर्क से बचें। बिना प्रशिक्षण दवा न दें। पहले यह सुनिश्चित करें कि स्थान सुरक्षित है, कोई आग, गैस, बिजली न हो। घबराएं नहीं, आत्मविश्वास से कार्य करें। कानूनी और नैतिक पहलू। गुड समैरिटन कानून जो व्यक्ति आपात स्थिति में सहायता करता है उसकी कानूनी सुरक्षा करता है। सहमति होश में हो तो व्यक्ति की अनुमति लें। प्राथमिक उपचार की प्रक्रिया का रिकॉर्ड रखें। गोपनीयता बनाए रखें। पीड़ित की जानकारी को सार्वजनिक न करें। निष्कर्ष। प्राथमिक उपचार केवल एक कौशल नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। सही समय पर उचित कार्रवाई जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकती है। उद्योगों में नियमित प्रशिक्षण, सतर्कता और तत्परता ही जीवन सुरक्षा की कुंजी है। सतर्क रहें, तैयार रहें, जीवन रक्षक बने। फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाने के लिए प्राथमिक उपकरण है जिसे विभिन्न प्रकार की आग के अनुसार चुना जाता है। इसे इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और रेजिडेंशियल क्षेत्रों में IS 2190-2010 और NBC 2016 के अनुसार इंस्टॉल किया जाता है। भारतीय मानक के अनुसार आग के प्रकार आग को A, B, C, D और K वर्गों में बांटा गया है। प्रमुख फायर एक्सटिंग्विशर और उनके उपयोग। वाटर फायर एक्सटिंग्विशर उपयोग लकड़ी, कागज, कपड़े की आग पर। नहीं उपयोग करें तेल, गैस, इलेक्ट्रिकल फायर पर। फोम फायर एक्सटिंग्विशर उपयोग पेट्रोल, डीजल, ग्रीस, पेंट की आग पर। नहीं उपयोग करें इलेक्ट्रिकल फायर पर। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर उपयोग इलेक्ट्रिकल फायर, पेट्रोल, गैस की आग पर। नहीं उपयोग करें लकड़ी, कागज की आग पर। ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर उपयोग गैस, इलेक्ट्रिकल और धातु की आग पर। बहुत प्रभावी इंडस्ट्रियल उपयोग के लिए। वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर उपयोग किचन में घी, तेल और खाद्य पदार्थों की आग पर। उदाहरण गलत। एक फैक्ट्री में इलेक्ट्रिकल फायर पर वाटर एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया गया जिससे शॉर्ट सर्किट बढ़ गया। सही इलेक्ट्रिकल फायर पर CO2 एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया गया जिससे आग तुरंत बुझ गई। फायर एक्सटिंग्विशर की स्थापना। IS 2190-2010 के अनुसार इंस्टॉलेशन नियम। उच्चता एक्सटिंग्विशर को 1.5 मीटर की ऊंचाई पर लगाना चाहिए। भारी सिलेंडर जो 4 किलोग्राम से अधिक के होते हैं उन्हें 1 मीटर की ऊंचाई पर लगाना चाहिए। दूरी 40 से 50 फीट के अंदर एक एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। बड़े हॉल या फैक्ट्री में हर 100 वर्ग मीटर पर एक एक्सटिंग्विशर लगाना चाहिए। किचन के पास वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर अनिवार्य है। साइन बोर्ड एक्सटिंग्विशर की लोकेशन पर लाल रंग का बोर्ड होना चाहिए। निर्देश स्पष्ट रूप से लिखे होने चाहिए। उदाहरण गलत। एक ऑफिस में फायर एक्सटिंग्विशर जमीन पर रखा था जिससे इमरजेंसी में लोग उसे नहीं देख पाए। सही होटल में 1.5 मीटर ऊंचाई पर एक्सटिंग्विशर लगा था जिससे आग लगते ही लोगों ने तुरंत उपयोग किया। फायर एक्सटिंग्विशर की जांच और परीक्षण। IS 2190-2010 के अनुसार परीक्षण प्रक्रिया। मासिक निरीक्षण सील और सेफ्टी पिन सही है या नहीं। प्रेशर गेज ग्रीन जोन में होना चाहिए। 6 महीने का निरीक्षण। सभी एक्सटिंग्विशर को जांचकर पुनः चार्ज किया जाए। कोई रिसाव तो नहीं है। वार्षिक परीक्षण। हाइड्रोलिक टेस्ट सिलेंडर को 35 से 40 किलो प्रति वर्ग सेंटीमीटर दबाव पर टेस्ट किया जाए। डिस्चार्ज टेस्ट एक्सटिंग्विशर से निकलने वाला पदार्थ सही मात्रा में आ रहा है या नहीं। फायर ड्रिल। सभी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाए। उदाहरण गलत।
एक स्कूल में एक्सटिंग्विशर को 3 साल तक टेस्ट नहीं किया गया और जब आग लगी तो वह काम नहीं आया। सही, एक फैक्ट्री में हर साल टेस्ट किया गया जिससे इमरजेंसी में सभी एक्सटिंग्विशर सही से काम किए। निष्कर्ष, IS 15683 2018 और IS 2192-2010 के अनुसार सही फायर एक्सटिंग्विशर का चयन करें। सही स्थापना के लिए ऊंचाई, दूरी और साइनेज का ध्यान रखें। नियमित परीक्षण और निरीक्षण करने से एक्सटिंग्विशर हमेशा काम करेगा। इन मानकों का पालन करने से फायर एक्सटिंग्विशर आग लगने की स्थिति में जान माल की रक्षा करेगा और नुकसान को कम करेगा। दुर्घटनाओं के कारण और उनकी रोकथाम। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है: कर्मचारियों, संपत्ति और कार्यस्थल के वातावरण को सुरक्षित बनाना, दुर्घटनाओं से होने वाले नुकसान को कम करके व्यवसाय के प्रदर्शन को सुधारना, कानूनी आवश्यकताओं का पालन सुनिश्चित करना, सामाजिक और नैतिक दायित्वों को पूरा करना। दुर्घटना क्या है? दुर्घटना वह घटना होती है जो अचानक होती है और जिससे व्यक्ति को चोट लग सकती है, संपत्ति को नुकसान हो सकता है या पर्यावरण को हानि पहुंच सकती है। दैनिक जीवन का उदाहरण: यदि कोई व्यक्ति गीले फर्श पर फिसलकर गिर जाता है तो यह एक दुर्घटना है। यदि किसी फैक्ट्री में मशीन में हाथ फंस जाता है तो यह भी एक दुर्घटना है। दुर्घटनाओं के प्रकार: पुनः स्वस्थ होने की अवधि के अनुसार फर्स्ट एड दुर्घटनाएं, हल्की चोटें जो प्राथमिक उपचार के बाद ठीक हो जाती हैं, उदाहरण मशीन से हल्की कट लगना जिससे पट्टी लगाने के बाद व्यक्ति तुरंत काम पर लौट सके। लॉस्ट टाइम दुर्घटनाएं, इसमें कर्मचारी को इतनी चोट लगती है कि उसे एक या अधिक शिफ्ट की छुट्टी लेनी पड़ती है, उदाहरण पैर में मोच आ जाना जिससे व्यक्ति को एक दिन के लिए आराम करने की सलाह दी जाए। होम केस दुर्घटनाएं, इसमें कर्मचारी को इतनी चोट लगती है कि वह पूरे दिन या उससे अधिक समय तक काम नहीं कर पाता, उदाहरण हाथ टूट जाना जिससे व्यक्ति को कई हफ्तों तक आराम करना पड़े। चोट की प्रकृति के अनुसार घातक दुर्घटनाएं, ऐसी दुर्घटनाएं जिनमें व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उदाहरण किसी निर्माण स्थल पर ऊंचाई से गिरकर श्रमिक की मृत्यु हो जाना। अस्थायी अपंगता, इसमें कर्मचारी को अस्थायी रूप से कार्य करने में असमर्थता होती है लेकिन ठीक होने के बाद वह दोबारा काम कर सकता है, उदाहरण किसी भारी वस्तु के गिरने से पैर की हड्डी में हल्की दरार आ जाना। स्थायी अपंगता, ऐसी दुर्घटनाएं जिनमें व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता स्थायी रूप से खत्म हो जाती है, उदाहरण किसी कारखाने में मशीन से हाथ कट जाना जिससे व्यक्ति दोबारा काम नहीं कर सकता। दुर्घटनाओं के कारण। दुर्घटनाओं के मुख्य कारण 2 प्रकार के होते हैं: असुरक्षित कार्य, सुरक्षा उपकरण पीपीई का उपयोग न करना, मशीन को बिना उचित प्रशिक्षण के चलाना, जल्दीबाजी में काम करना, सावधानी के संकेतों को अनदेखा करना। उदाहरण, यदि कोई कर्मचारी हेलमेट और दस्ताने के बिना फैक्ट्री में काम करता है तो यह असुरक्षित कार्य है। असुरक्षित परिस्थितियां: गीला और फिसलन भरा फर्श, बिजली के खुले तार, खराब उपकरण और मशीनें, अपर्याप्त रोशनी और वेंटिलेशन। उदाहरण, यदि कार्यस्थल पर फर्श गीला है और कोई चेतावनी चिन्ह नहीं लगाया गया है तो यह एक असुरक्षित स्थिति है। दुर्घटनाओं की रोकथाम। कार्यस्थल पर सुरक्षा उपाय: व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों पीपीई का उपयोग करें। हेलमेट, दस्ताने, सुरक्षा चश्मा और जूते पहने। कार्यस्थल को व्यवस्थित और स्वच्छ रखें। फर्श को सूखा और साफ रखें। सुरक्षा प्रशिक्षण दें। नए कर्मचारियों को मशीनों और उपकरणों को सुरक्षित रूप से चलाने की ट्रेनिंग दें। मशीनों का नियमित निरीक्षण करें। मशीनों और उपकरणों को समय समय पर जांचें और खराब मशीनों को ठीक करें। निर्माण उद्योग में सुरक्षा। सुरक्षा प्रशिक्षण और जागरूकता। श्रमिकों को सुरक्षा नियमों की जानकारी दी जानी चाहिए। सुरक्षा ऑडिट उपकरणों और मशीनों की समय समय पर जांच होनी चाहिए। सुरक्षित भंडारण। ज्वलनशील और हानिकारक रसायनों को सुरक्षित रूप से स्टोर किया जाना चाहिए। निष्कर्ष: दुर्घटनाएं विभिन्न कारणों से हो सकती हैं,
लेकिन सही सुरक्षा उपायों को अपनाकर इन्हें रोका जा सकता है। कार्यस्थल पर सुरक्षा नियमों का पालन करना सभी कर्मचारियों की जिम्मेदारी होती है। हर दुर्घटना की जांच होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं रोकी जा सकें। मुख्य सीख: सुरक्षा उपकरण पीपीई का उपयोग करें। कार्यस्थल को साफ और व्यवस्थित रखें। मशीनों और उपकरणों की नियमित जांच करें। सभी कर्मचारियों को सुरक्षा प्रशिक्षण दें। सुरक्षा संकेतों और चेतावनी बोर्ड्स का पालन करें। अगर हम इन नियमों का पालन करें तो दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है और कार्यस्थल को सुरक्षित बनाया जा सकता है। सुरक्षा सैंपलिंग: यह एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किया जाता है। इसमें कर्मचारियों की कार्यशैली को समय समय पर जांचा जाता है कि वे सुरक्षित तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। उदाहरण: एक फैक्ट्री में एक सुपरवाइजर ने एक चेकलिस्ट बनाई जिसमें असुरक्षित कामों की सूची थी, जैसे बिना हेलमेट के काम करना, मशीन गार्ड का उपयोग न करना आदि। सुपरवाइजर ने हर कर्मचारी को ध्यान से देखा और नोट किया कि कौन सुरक्षित तरीके से काम कर रहा है और कौन असुरक्षित। इससे यह पता चलता है कि सुरक्षा के नियमों का पालन कितना हो रहा है। सुरक्षा सैंपलिंग के कदम: 1. कोड तैयार करें। असुरक्षित कार्यों की सूची बनाएं। 2. नमूना लें। कर्मचारियों को काम करते हुए देखें और रिकॉर्ड करें कि वे सुरक्षित हैं या नहीं। 3. सैंपल को वैलिडेट करें। कितने प्रतिशत कर्मचारी असुरक्षित तरीके से काम कर रहे हैं, इसकी गणना करें। 4. रिपोर्ट तैयार करें। निष्कर्षों को रिपोर्ट में लिखें और सुरक्षा में सुधार के लिए योजना बनाएं। सुरक्षा सर्वेक्षण: यह एक संगठन के अंदर की प्रक्रिया है जिसमें सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं की पहचान की जाती है। इसका उद्देश्य असुरक्षित स्थितियों, खराब उपकरणों, आग के खतरे, खराब वेंटिलेशन आदि का पता लगाना है। उदाहरण: एक निर्माण स्थल पर एक टीम ने हर क्षेत्र का निरीक्षण किया और देखा कि कहां-कहां फिसलन भरी सतह, खराब रोशनी या खराब सुरक्षा उपकरण हैं। इन समस्याओं की पहचान कर सुधार की सिफारिश की गई। सुरक्षा सर्वेक्षण के उद्देश्य: 1. असुरक्षित परिस्थितियों की पहचान करना। 2. सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली की जांच करना। 3. कर्मचारियों को सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक बनाना। 4. सुधार के लिए सुझाव देना। सर्वेक्षण के चरण: 1. क्षेत्र की जांच करना। 2. कर्मचारियों से फीडबैक लेना। 3. रिपोर्ट तैयार करना और सुरक्षा समिति के साथ साझा करना। 4. सुधारात्मक कदम उठाना। निष्कर्ष: सुरक्षा सैंपलिंग जहां कर्मचारियों के व्यवहार की निगरानी पर केंद्रित है, वहीं सुरक्षा सर्वेक्षण कार्यस्थल की स्थितियों की गहन जांच करता है। दोनों तकनीकें मिलकर कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने में मदद करती हैं। सुरक्षा निरीक्षण और सुरक्षा ऑडिट दो ऐसी प्रबंधन तकनीकें हैं जो किसी संगठन में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अपनाई जाती हैं। यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें यह देखा जाता है कि किसी कार्यस्थल में कोई खतरा तो नहीं है। उद्देश्य संभावित खतरों की पहचान करना और उन्हें दूर करना। उदाहरण: मशीन की स्थिति की जांच करना, कर्मचारियों के कार्य करने के तरीके पर नजर रखना और हवा व पानी के नमूने लेना। फायदा: दुर्घटना होने से पहले खतरों की पहचान करके उन्हें दूर करना। यह संगठन की सुरक्षा प्रणालियों और प्रक्रियाओं की गहन जांच है। उद्देश्य: यह सुनिश्चित करना कि संगठन के सुरक्षा कार्यक्रम नियमों और मानकों के अनुसार हैं। उदाहरण: सालाना ऑडिट करना ताकि यह देखा जा सके कि उपकरणों की नियमित रूप से जांच हो रही है या नहीं। फायदा: संगठन की सुरक्षा रणनीतियों में सुधार करना और दीर्घकालिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। मुख्य अंतर: निरीक्षण का उदाहरण: मशीन का हफ्ते में 2 बार निरीक्षण करना। ऑडिट का उदाहरण: साल में 1 बार यह सुनिश्चित करना कि सभी सुरक्षा मानकों का पालन हो रहा है। कार्यस्थल को सुरक्षित बनाना, कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
आग लगने के लिए 3 मुख्य तत्वों की आवश्यकता होती है। 1 ऑक्सीजन, 2 गर्मी और 3 ईंधन। यदि इन तीनों में से कोई एक तत्व हटा दिया जाए तो आग बुझ जाएगी। यही वजह है कि आग बुझाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे पानी डालना, फोम का उपयोग करना या आग के संपर्क में ऑक्सीजन को बंद कर देना। इस त्रिकोण के 3 कोने इन तत्वों को दर्शाते हैं। ऑक्सीजन, यह हवा में मौजूद होती है और जलने की प्रक्रिया को बनाए रखती है। गर्मी, आग शुरू होने के लिए एक निश्चित तापमान जरूरी होता है। ईंधन, जलने वाला पदार्थ जैसे लकड़ी, पेपर, तेल, पेट्रोल, गैस आदि। त्रिकोण के बीच में एक ज्वाला होती है जो यह दर्शाती है कि इन तीनों तत्वों के मिलने से आग जलती है। ऑक्सीजन जलने की प्रक्रिया को बनाए रखती है। आमतौर पर हवा में 21% ऑक्सीजन होती है जो जलने के लिए पर्याप्त होती है। यदि ऑक्सीजन का स्तर 14 से 16% से नीचे आ जाए तो अधिकांश आग बुझ जाती है। इसलिए CO2 गैस वाले फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाता है जो ऑक्सीजन को हटाकर आग बुझाता है। उदाहरण के तौर पर मोमबत्ती को गिलास से ढकने पर कुछ देर बाद बुझ जाती है क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। गर्मी, आग शुरू होने के लिए एक न्यूनतम तापमान की जरूरत होती है जिसे आग्नेय तापमान कहते हैं। गर्मी से ईंधन से निकलने वाली गैसें जलने लगती हैं और आग फैलने लगती है। आग को नियंत्रित करने के लिए पानी का उपयोग किया जाता है जो तापमान कम कर देता है। उदाहरण के तौर पर सूरज की गर्मी से सूखी घास में आग लग सकती है। माचिस की तिल्ली को रगड़ने पर गर्मी उत्पन्न होती है जिससे तीली जल जाती है। यदि किसी एक तत्व को हटा दिया जाए तो आग बुझ जाएगी। ऑक्सीजन हटाने के लिए स्मदरिंग, आग पर गीला कपड़ा, मिट्टी या फोम डालकर ऑक्सीजन की आपूर्ति रोकी जा सकती है। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह ऑक्सीजन को विस्थापित कर देता है। ध्यान रखें, तेल या गैस की आग में पानी डालने से आग और फैल सकती है, इसलिए उस पर रेत या फोम डाला जाता है। गर्मी कम करने के लिए कूलिंग, पानी का छिड़काव करके आग का तापमान कम किया जाता है। यह तरीका ठोस पदार्थों की आग क्लास A फायर बुझाने के लिए कारगर है। हालांकि इलेक्ट्रिकल या तेल की आग में पानी डालना खतरनाक हो सकता है। ईंधन हटाना, जिसे हम स्टार्वेशन भी कहते हैं, एक महत्वपूर्ण तरीका है आग बुझाने का। अगर जलने वाले पदार्थ को आग से दूर कर दिया जाए तो आग बुझ जाती है। उदाहरण के लिए गैस सिलेंडर की नॉब बंद कर देना, तेल के कंटेनर को हटा देना या जंगल की आग में पेड़ों को काटकर फायर ब्रेक बनाना। व्यावहारिक उदाहरण से समझें। आग का चौथा तत्व आग का चतुर्भुज फायर टेट्राहेड्रॉन। आग को बनाए रखने के लिए 3 तत्वों के अलावा एक और चीज जरूरी होती है, चेन रिएक्शन, श्रृंखला प्रतिक्रिया। यदि एक बार आग जल जाए तो यह खुद को बनाए रखती है क्योंकि जलने की प्रक्रिया से और अधिक गर्मी उत्पन्न होती है। कुछ विशेष फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं जो इस श्रृंखला प्रतिक्रिया को रोकते हैं। उदाहरण स्पेशल ड्राई केमिकल पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर, जो श्रृंखला प्रतिक्रिया को तोड़कर आग बुझाता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, आग के लिए 3 चीजें जरूरी हैं: ऑक्सीजन, गर्मी और ईंधन।
इनमें से किसी एक को हटा देने से आग बुझ सकती है। अलग अलग प्रकार की आग को बुझाने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। आग को रोकने और बुझाने के लिए सुरक्षा के नियमों का पालन करना जरूरी है। क्या आपको यह जानकारी उपयोगी लगी? अगर कोई विशेष उदाहरण या विस्तार चाहिए तो बताएं। प्रेजेंटेड बाय ललित शर्मा। फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाने के लिए प्राथमिक उपकरण है, जिसे विभिन्न प्रकार की आग के अनुसार चुना जाता है। इसे इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और रेजिडेंशियल क्षेत्रों में IS 2190-2010 और NBC 2016 के अनुसार इंस्टॉल किया जाता है। भारतीय मानक के अनुसार आग के प्रकार आग को A, B, C, D और K वर्गों में बांटा गया है। प्रमुख फायर एक्सटिंग्विशर और उनके उपयोग। वाटर फायर एक्सटिंग्विशर उपयोग लकड़ी, कागज, कपड़े की आग पर। नहीं उपयोग करें तेल, गैस, इलेक्ट्रिकल फायर पर। फोम फायर एक्सटिंग्विशर उपयोग पेट्रोल, डीजल, ग्रीस, पेंट की आग पर। नहीं उपयोग करें इलेक्ट्रिकल फायर पर। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर उपयोग इलेक्ट्रिकल फायर, पेट्रोल, गैस की आग पर। नहीं उपयोग करें लकड़ी, कागज की आग पर। ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर उपयोग गैस, इलेक्ट्रिकल और धातु की आग पर। बहुत प्रभावी इंडस्ट्रियल उपयोग के लिए। वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर उपयोग किचन में घी, तेल और खाद्य पदार्थों की आग पर। उदाहरण गलत। एक फैक्ट्री में इलेक्ट्रिकल फायर पर वाटर एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया गया, जिससे शॉर्ट सर्किट बढ़ गया। सही इलेक्ट्रिकल फायर पर CO2 एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया गया, जिससे आग तुरंत बुझ गई। फायर एक्सटिंग्विशर की स्थापना। IS 2190-2010 के अनुसार इंस्टॉलेशन नियम। उच्चता एक्सटिंग्विशर को 1.5 मीटर की ऊंचाई पर लगाना चाहिए। भारी सिलेंडर जो 4 किलोग्राम से अधिक के होते हैं, उन्हें 1 मीटर की ऊंचाई पर लगाना चाहिए। दूरी 40 से 50 फीट के अंदर एक एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। बड़े हॉल या फैक्ट्री में हर 100 वर्ग मीटर पर एक एक्सटिंग्विशर लगाना चाहिए। किचन के पास वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर अनिवार्य है। साइन बोर्ड एक्सटिंग्विशर की लोकेशन पर लाल रंग का बोर्ड होना चाहिए। निर्देश स्पष्ट रूप से लिखे होने चाहिए। उदाहरण गलत। एक ऑफिस में फायर एक्सटिंग्विशर जमीन पर रखा था, जिससे इमरजेंसी में लोग उसे नहीं देख पाए। सही होटल में 1.5 मीटर ऊंचाई पर एक्सटिंग्विशर लगा था, जिससे आग लगते ही लोगों ने तुरंत उपयोग किया। फायर एक्सटिंग्विशर की जांच और परीक्षण। IS 2190-2010 के अनुसार परीक्षण प्रक्रिया। मासिक निरीक्षण सील और सेफ्टी पिन सही है या नहीं। प्रेशर गेज ग्रीन जोन में होना चाहिए। 6 महीने का निरीक्षण। सभी एक्सटिंग्विशर को जांचकर पुनः चार्ज किया जाए। कोई रिसाव तो नहीं है। वार्षिक परीक्षण। हाइड्रोलिक टेस्ट सिलेंडर को 35 से 40 किलो प्रति वर्ग सेंटीमीटर दबाव पर टेस्ट किया जाए। डिस्चार्ज टेस्ट एक्सटिंग्विशर से निकलने वाला पदार्थ सही मात्रा में आ रहा है या नहीं। फायर ड्रिल। सभी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाए। उदाहरण गलत। एक स्कूल में एक्सटिंग्विशर को 3 साल तक टेस्ट नहीं किया गया और जब आग लगी तो वह काम नहीं आया। सही। एक फैक्ट्री में हर साल टेस्ट किया गया, जिससे इमरजेंसी में सभी एक्सटिंग्विशर सही से काम किए। निष्कर्ष। IS 15683 2018 और IS 2190-2010 के अनुसार सही फायर एक्सटिंग्विशर का चयन करें। सही स्थापना के लिए ऊंचाई, दूरी और साइनेज का ध्यान रखें। नियमित परीक्षण और निरीक्षण करने से एक्सटिंग्विशर हमेशा काम करेगा। इन मानकों का पालन करने से फायर एक्सटिंग्विशर आग लगने की स्थिति में
जान माल की रक्षा करेगा और नुकसान को कम करेगा। यह प्रशिक्षण गाइड आपको आग के प्रकार, उसे बुझाने के तरीके और आग से बचाव के उपायों की पूरी जानकारी प्रदान करेगी। अग्नि को वर्गीकृत करने का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आग को प्रभावी, सुरक्षित और उचित तरीके से बुझाया जाए। अलग अलग प्रकार की आग के लिए अलग अलग अग्निशमन यंत्र और विधियां होती हैं। आग के वर्गीकरण की जरूरत के मुख्य कारण सही प्रतिक्रिया। यदि आग के प्रकार की सही पहचान हो तो उसे जल्दी और सुरक्षित रूप से बुझाया जा सकता है। उदाहरण, यदि इलेक्ट्रिकल आग पर पानी डाला जाए तो करंट लग सकता है। सुरक्षा। गलत अग्निशमन यंत्र का उपयोग खतरनाक हो सकता है। उदाहरण, ग्रीस, तेल की आग पर पानी डालने से आग और भड़क सकती है। संसाधनों की बचत। सही वर्गीकरण से समय और संसाधनों की बचत होती है। अग्निशमन दल सही उपकरण लेकर आता है, जिससे आग जल्दी बुझती है। संपत्ति की रक्षा। सही बुझाने की विधि अपनाकर संपत्ति के नुकसान को कम किया जा सकता है। पर्यावरण संरक्षण। गलत तरीके से आग बुझाने से हानिकारक धुएं और रसायन हवा में मिल सकते हैं। 6. रोकथाम। यदि आग के वर्गों की जानकारी हो तो उचित सावधानियां बरतकर आग लगने से बचा जा सकता है। 7 नियम और मानक। अग्नि सुरक्षा नियमों के अनुसार आग बुझाने के उचित साधनों का उपयोग करना जरूरी है। 8. प्रशिक्षण और शिक्षा। अगर लोग आग के वर्गों को समझेंगे तो वे आग लगने पर सही प्रतिक्रिया दे पाएंगे। केस स्टडीज। ग्रेट शिकागो फायर 1871। क्या हुआ? शिकागो शहर में आग लगने से हजारों इमारतें जल गईं और लाखों लोग बेघर हो गए। सिख भवन निर्माण में अग्निरोधी सामग्री का उपयोग अनिवार्य किया गया। ट्रायंगल शर्टवेस्ट फैक्ट्री फायर 1911। क्या हुआ? न्यूयॉर्क की एक फैक्ट्री में लगी आग में 146 कर्मचारी मारे गए क्योंकि निकास द्वार बंद थे। सिख कार्यस्थलों में अग्नि सुरक्षा नियम लागू किए गए। ग्रेनफेल टावर फायर 2017। क्या हुआ? लंदन की एक ऊंची इमारत में आग लगने से 72 लोगों की मौत हुई। सिख आग प्रतिरोधी भवन सामग्रियों का प्रयोग अनिवार्य हुआ। कैंप फायर कैलिफोर्निया 2018। क्या हुआ? जंगल में लगी आग ने हजारों घरों को जला दिया और 85 लोगों की जान चली गई। सिख बिजली लाइनों का रखरखाव और जंगलों में साफ सफाई का महत्व बढ़ा। आग के प्रकार। अग्निशमन यंत्रों के प्रकार। पानी, वाटर एक्सटिंग्विशर, लकड़ी, कागज, कपड़े की आग बुझाने के लिए, इलेक्ट्रिकल और तेल की आग के लिए खतरनाक। फोम एक्सटिंग्विशर, क्लास ए और बी के लिए उपयुक्त, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद करता है। 3. CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर, इलेक्ट्रिकल और ज्वलनशील तरल पदार्थों की आग बुझाने के लिए, कोई अवशेष नहीं छोड़ता।
4. ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर क्लास ए, बी, सी के लिए उपयुक्त, रासायनिक प्रतिक्रिया रोकता है। 5. वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर रसोई की आग यानी क्लास के लिए तेल और घी की आग को ठंडा करता है। स्पेशल ड्राई पाउडर या क्लास डी एक्सटिंग्विशर धातु की आग बुझाने के लिए उपयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे आग बुझाने की विधियों के बारे में। क्लास ए आग जो लकड़ी, कपड़ा और कागज जैसी चीजों से लगती है, इसे पानी और फोम से बुझाया जा सकता है। क्लास बी यानी तेल, पेट्रोल और डीजल की आग को बुझाने के लिए फोम या CO2 का इस्तेमाल करें। क्लास सी जो गैस की आग है, इसे बुझाने के लिए सबसे पहले गैस सप्लाई बंद करें और फिर ड्राई पाउडर का उपयोग करें। क्लास डी मतलब धातु की आग, इसे बुझाने के लिए स्पेशल ड्राई पाउडर का इस्तेमाल करें। इलेक्ट्रिकल आग CO2 या ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर का उपयोग करें। रसोई की आग, खाना पकाने का तेल, घी वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर से बुझाएं। स्मोक डिटेक्टर लगाएं और समय समय पर जांच करें। बिजली के तार और उपकरणों की नियमित जांच करें। रसोई में ध्यान दें, तेल में आग लगने पर पानी न डालें। आग बुझाने के यंत्रों की स्थिति और एक्सपायरी डेट चेक करें। अग्नि सुरक्षा योजना बनाएं और अभ्यास करें। आग का वर्गीकरण करना आवश्यक है ताकि सही तरीके से उसे बुझाया जा सके। अग्निशमन यंत्रों का सही चयन जीवन बचा सकता है। आग से बचाव केवल नियम नहीं, बल्कि एक सुरक्षा मानसिकता है। सुरक्षित रहे, सतर्क रहे और अग्नि सुरक्षा का पालन करें। ये अब नई बिल्डिंग में हम आ गए हैं। ये फर्स्ट फ्लोर इलेक्ट्रिक पैनल का जोन नंबर 5 MCP नंबर 6 की टेस्टिंग करने जा रहे हैं। और ये हमने अभी प्रेस का हमने ये दबा दिया है, ये एक्टिवेट हो गया है, हीटर आ गया है। ये इलेक्ट्रिक पैनल का है, इमरजेंसी एग्जिट साइड की जो है एंड साइड में जोन 5 का और MCP नंबर 6 है। अभी इसको रीसेट कर रहा हूँ मैं। ये रीसेट मैंने ये कर दिया। ABC फायर सिलेंडर, जिसे ABC फायर एक्सटिंग्विशर भी कहा जाता है, का उपयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। यह खास तौर पर क्लास A, B और C आग को बुझाने के लिए डिजाइन किया गया है। उपयोग कहाँ होता है? घरों में, कार्यालयों में, फैक्ट्रियों और गोदामों में, स्कूल, हॉस्पिटल और मॉल जैसे सार्वजनिक स्थानों पर, वाहनों में जैसे कार, बस, ट्रक आदि। कैसे चलाते हैं? पास तकनीक का पालन करें। P, पिन खींचें, सील तोड़कर। A, एम करें, नोजल को आग की जड़ पर निशाना लगाएं। S, स्क्वीज, हैंडल को दबाएं। S, स्वीप, नोजल को साइड से साइड हिलाते हुए आग पर स्प्रे करें। कौन सा केमिकल इस्तेमाल होता है? इसमें मोनो अमोनियम फॉस्फेट पाउडर होता है, जो ठोस, द्रव और गैस से लगी आग को बुझाने में सक्षम है। कब रिफिल करना चाहिए? हर 1 से 2 साल में सर्विसिंग और इंस्पेक्शन जरूरी है। यदि सिलेंडर इस्तेमाल हो चुका है तो तुरंत रिफिल कराएं। प्रेशर गेज को चेक करते रहे। अगर प्रेशर कम है तो रिफिल की जरूरत होती है। क्या कोई मानक स्टैंडर्ड है? भारत में BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स,
के तहत IS 15683 मानक के अनुसार निर्माण और टेस्टिंग की जाती है। सिलेंडर पर ISI मार्क होना जरूरी है। क्या यह कानूनी रूप से अनिवार्य है? फैक्ट्री एक्ट, बिल्डिंग कोड और फायर सेफ्टी नियमों के तहत कई जगहों पर ABC फायर सिलेंडर लगाना अनिवार्य है। अग्निशमन विभाग द्वारा दी गई गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है। आग लग गई? घबराओ मत। देखो कैसे CO2 फायर एक्सटिंग्विशर तुम्हारा दिन बचा सकता है। ये एक्सटिंग्विशर बिजली की आग और जलने वाले लिक्विड्स के लिए बहुत बढ़िया होते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड स्प्रे करते हैं, एक गैस जो आग को ठंडा करके और ऑक्सीजन काट के बुझा देती है। मानो आग पे ब्लैंकेट डाल दिया। पहला स्टेप सेफ्टी पिन खींचो। दूसरा स्टेप नोजल को आग के बेस पे पॉइंट करो। तीसरा स्टेप हैंडल दबाओ और CO2 रिलीज करो। और लास्ट में साइड टू साइड घुमाओ जब तक आग बुझ न जाए। याद रखना, नोजल को मत छूना। CO2 बहुत ठंडी होती है। और आग बुझने के बाद एरिया को हवा दो ताकि CO2 गैस निकल जाए। बस इतना ही। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाने का एक क्विक और इफेक्टिव तरीका है। सेफ रहो और तैयार रहो। आजकल के तेजी से बदलते इंडस्ट्रियल दौर में सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट हो गई है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट यानी औद्योगिक सुरक्षा प्रबंधन उन ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स और प्रोसीजर्स को कहते हैं जो एम्प्लॉइज की वेलबीइंग और इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में वैल्यूएबल एसेट्स की सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। इसमें वर्कप्लेस में पोटेंशियल हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई, असेस और मिटिगेट करने के लिए कई तरह के मेजर्स शामिल होते हैं। इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट का मेन गोल हर किसी के लिए एक सिक्योर और हेल्थी एनवायरनमेंट बनाना होता है जो इंडस्ट्रियल फैसिलिटी में काम करता है। ये प्रोएक्टिव अप्रोच न सिर्फ एक्सीडेंट्स और इंजरीज के रिस्क को कम करता है बल्कि वर्कर्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी और विजिलेंस का कल्चर भी डेवलप करता है। इफेक्टिव इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट सिर्फ एक लीगल ऑब्लिगेशन नहीं बल्कि एक मॉरल इंपेरेटिव भी है। सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करके ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉइज की वेलबीइंग के प्रति अपनी कमिटमेंट दिखाते हैं और एक ज्यादा प्रोडक्टिव और सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल सेक्टर में कंट्रीब्यूट करते हैं। इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इमर्जिंग रिस्क से आगे रहने और सभी के लिए एक सिक्योर और हेल्थी वर्क एनवायरनमेंट इंश्योर करने के लिए कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन और इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट दो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स से ड्रिवन होता है: ह्यूमन लाइफ की प्रोटेक्शन और फिजिकल एसेट्स की सुरक्षा। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव वर्कप्लेस एक्सीडेंट्स और इंजरीज को रोकना है। कॉम्प्रिहेंसिव सेफ्टी प्रोटोकॉल्स इंप्लीमेंट करके और अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग प्रोवाइड करके ऑर्गेनाइजेशंस उन रिस्क्स को एलिमिनेट या मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं जो नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसमें पोटेंशियल हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करना, उनकी सेवेरिटी को असेस करना और उन्हें कंट्रोल या एलिमिनेट करने के लिए प्रोएक्टिव मेजर्स लेना शामिल है। दूसरा ऑब्जेक्टिव फिजिकल एसेट्स जैसे मशीनरी, इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा करना है। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, प्रॉपर्टी के डैमेज, प्रोडक्शन डाउनटाइम और लीगल लायबिलिटीज की वजह से सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉसेस का कारण बन सकते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करके, रेगुलर सेफ्टी इंस्पेक्शंस कंडक्ट करके और इक्विपमेंट के सेफ ऑपरेशन को इंश्योर करके ऑर्गेनाइजेशंस एक्सीडेंट्स की लाइक्लीहुड को कम कर सकते हैं और अपने वैल्यूएबल एसेट्स की रक्षा कर सकते हैं। एक रोबस्ट सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इफेक्टिव इंडस्ट्रियल सेफ्टी की बैकबोन है। यह हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई, असेस और कंट्रोल करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। इस सिस्टम में आमतौर पर सिनर्जी में काम करने वाले कई की कंपोनेंट्स शामिल होते हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव सेफ्टी पॉलिसी जो ऑर्गेनाइजेशन की सेफ्टी के प्रति कमिटमेंट को आउटलाइन करती है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करती है, क्रूशल है। रेगुलर रिस्क असेसमेंट्स पोटेंशियल हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करने, उनकी लाइक्लीहुड और सेवेरिटी को असेस करने और अप्रोप्रिएट कंट्रोल मेजर्स डिटरमिन करने में मदद करते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल्स सेफ्टी इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करने, हैजर्ड्स की रिपोर्टिंग करने और यह इंश्योर करने के लिए एसेंशियल हैं कि सभी एम्प्लॉयज सेफ्टी प्रोसीजर से अवेयर हैं। स्पेसिफिक जॉब रोल्स के लिए टेलर्ड रेगुलर सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना वर्कर्स को उनके टास्क्स को सेफली परफॉर्म करने के लिए नॉलेज और स्किल्स से इक्विप करता है।
फाइनली इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस और रिस्पांस के लिए प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश करना इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशंस अनफॉरसीन इवेंट्स को हैंडल करने और उनके इम्पैक्ट को मिनिमाइज करने के लिए वेल प्रिपेयर्ड हैं। इंडस्ट्रियल सेटिंग्स कई तरह के पोटेंशियल हैजर्ड्स प्रेजेंट करते हैं जो वर्कर्स की सेफ्टी और हेल्थ के लिए रिस्क्स पैदा कर सकते हैं। इफेक्टिव कंट्रोल मेजर्स इंप्लीमेंट करने के लिए इन हैजर्ड्स को पहचानना क्रूशियल है। कॉमन टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल हैजर्ड्स में फिजिकल हैजर्ड्स, केमिकल हैजर्ड्स, बायोलॉजिकल हैजर्ड्स, एर्गोनॉमिक हैजर्ड्स और साइकोसोशल हैजर्ड्स शामिल हैं। फिजिकल हैजर्ड्स में एनवायरमेंटल फैक्टर्स शामिल हैं जो नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे नॉइज, वाइब्रेशन, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, रेडिएशन और मूविंग मशीनरी। केमिकल हैजर्ड्स हैजर्डस सब्सटेंसेस जैसे गैसेस, वेपर्स, डस्ट्स और लिक्विड्स के एक्सपोजर से अराइज होते हैं जो पॉइजनिंग, बर्न्स या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का कारण बन सकते हैं। बायोलॉजिकल हैजर्ड्स हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस और फंजाई के एक्सपोजर से इन्वॉल्व होते हैं जो इन्फेक्शंस या डिजीजेस का कारण बन सकते हैं। एर्गोनॉमिक हैजर्ड्स पुअर वर्कप्लेस डिजाइन या रिपेटिटिव टास्क्स की वजह से होते हैं जो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स का कारण बन सकते हैं। फाइनली साइकोसोशल हैजर्ड्स उन फैक्टर्स से रिलेटेड होते हैं जो वर्कर्स की मेंटल वेलबीइंग को अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे स्ट्रेस, वायलेंस और हैरासमेंट। थॉरो रिस्क असेसमेंट्स कंडक्ट करने, अप्रोप्रिएट कंट्रोल मेजर्स इंप्लीमेंट करने और स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज और जॉब रोल्स में वर्कर्स को टारगेटेड सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए इन वेरियस टाइप्स ऑफ हैजर्ड्स को समझना एसेंशियल है। सेक्शन 5 पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, आपकी सुरक्षा की पहली कतार। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई सुरक्षा की पहली कतार का काम करता है। वर्कर्स को वर्क प्लेस में स्पेसिफिक हैजर्ड से प्रोटेक्ट करता है। यह वर्कर और पोटेंशियल डेंजर्स के बीच एक बैरियर का काम करता है। डिफरेंट टाइप्स के पीपीई स्पेसिफिक रिस्क्स को एड्रेस करने के लिए डिजाइंड होते हैं और आइडेंटिफाइड हैजर्ड्स के बेस्ड पर अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट को सिलेक्ट और यूज करना क्रूशियल है। कुछ कॉमन एग्जांपल्स ऑफ पीपीई में सेफ्टी हेलमेट्स सिर को गिरती हुई चीजों से बचाने के लिए, सेफ्टी ग्लासेस या गॉगल्स आंखों को प्रोजेक्टाइल्स, डस्ट या केमिकल स्प्लैशेस से बचाने के लिए, और ईयर प्लग्स या ईयर मफ्स ज्यादा नॉइज से हियरिंग डैमेज के रिस्क को कम करने के लिए शामिल है। अदर एसेंशियल पीपीई में रेस्पिरेटर सांस लेने की प्रणाली को हैजर्डस गैसेस, वेपर्स या पार्टिकुलेट मैटर से बचाने के लिए, ग्लव्स हाथों को कट्स, एब्रेजन्स, केमिकल्स या एक्सट्रीम टेम्परेचर से बचाने के लिए, और सेफ्टी फुटवेयर स्टील टो कैप्स के साथ पैरों को गिरती हुई चीजों या कंप्रेशन से इंजरीज से बचाने के लिए शामिल है। एप्रोप्रिएट पीपीई प्रोवाइड करना और इसका प्रॉपर यूज इंश्योर करना न सिर्फ एक लीगल रिक्वायरमेंट है बल्कि वर्कर्स को नुकसान से बचाने का एक फंडामेंटल एस्पेक्ट भी है। पीपीई के सिलेक्शन, यूज और मेंटेनेंस पर रेगुलर ट्रेनिंग इसकी इफेक्टिवनेस इंश्योर करने और वर्कर सेफ्टी को मैक्सिमाइज करने के लिए एसेंशियल है। सेक्शन 6 फायर सेफ्टी मैनेजमेंट, औद्योगिक आग को रोकना और नियंत्रित करना। इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में फायर सेफ्टी मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां फ्लैमेबल मटेरियल्स, पोटेंशियल इग्निशन सोर्सेज और कन्फाइंड स्पेसेस आग लगने का हाई रिस्क पैदा कर सकते हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव फायर सेफ्टी प्लान में फायर प्रिवेंशन, फायर डिटेक्शन और फायर सप्रेशन के मेजर्स शामिल होने चाहिए। फायर प्रिवेंशन में पोटेंशियल इग्निशन सोर्सेज जैसे ओपन फ्लेम्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से स्पार्क्स या हॉट सर्फेसेज को एलिमिनेट करना शामिल है। फायर डिटेक्शन, फायर अलार्म सिस्टम स्मोक डिटेक्टर्स और हीट सेंसर्स इंस्टॉल और मेंटेन करने पर रिलाई करता है ताकि आग की अर्ली वार्निंग मिल सके। फायर सप्रेशन सिस्टम्स जैसे फायर एक्सटिंग्विशर्स, स्प्रिंकलर सिस्टम्स और फायर हाइड्रेंट्स आग को कंट्रोल और एक्सटिंग्विश करने के लिए क्रूशियल हैं। रेगुलर फायर ड्रिल्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यह इंश्योर करने के लिए एसेंशियल हैं कि सभी एम्प्लॉइज इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट की लोकेशन और ऑपरेशन और फायर इमरजेंसी में उनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से फेमिलियर हैं। सेक्शन 7 इंसिडेंट रिपोर्टिंग एंड इन्वेस्टिगेशन, गलतियों से सीखना। इंसिडेंट रिपोर्टिंग एंड इन्वेस्टिगेशन इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट में एक वाइटल रोल प्ले करते हैं, एक्सीडेंट्स और नियर मिसेस के कॉजेज में वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड करके। जब कोई इंसिडेंट होता है तो उसे प्रॉम्प्टली और एक्यूरेटली रिपोर्ट करने के लिए एक सिस्टम का होना एसेंशियल है। ये जरूरत पड़ने पर टाइमली मेडिकल अटेंशन अलाउ करता है और इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को शुरू करता है। एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन का एम इंसिडेंट के रूट कॉजेज को
डिटरमिन करना, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना और फ्यूचर में सिमिलर इवेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए रिकमेंडेशंस डेवलप करना होता है। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में आमतौर पर विटनेसेस से इंफॉर्मेशन गैदर करना, फिजिकल एविडेंस एग्जामिन करना, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करना और डेटा एनालाइज करना शामिल होता है। इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशंस के फाइंडिंग्स का यूज सेफ्टी प्रोसीजर्स इंप्रूव करने, एडिशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने और आइडेंटिफाइड डिफिशिएंसीज को एड्रेस करने के लिए करेक्टिव एक्शंस इंप्लीमेंट करने के लिए किया जाना चाहिए। पास्ट इंसिडेंट्स से सीखकर ऑर्गेनाइजेशंस अपने सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स को कंटिन्यूअसली एनहांस कर सकते हैं और एक सेफर वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। सेक्शन 8, एक सकारात्मक सुरक्षा संस्कृति का विकास, एक सामूहिक जिम्मेदारी। एक पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर इफेक्टिव इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट की कॉर्नरस्टोन है। इसमें एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना शामिल है जहां सेफ्टी टॉप मैनेजमेंट से लेकर फ्रंटलाइन वर्कर्स तक सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर में सेफ्टी सिर्फ रूल्स का एक सेट नहीं, बल्कि ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज और बिलीफ्स का एक इंटीग्रल पार्ट है। मैनेजमेंट कमिटमेंट एक पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर फॉस्टर करने के लिए क्रूशल है। इसमें नेसेसरी रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, क्लियर एक्सपेक्टेशन सेट करना और सेफ्टी इनिशिएटिव्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शामिल है। एम्प्लॉई इन्वॉल्वमेंट इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्कर्स वर्कप्लेस हैजर्ड्स के सबसे ज्यादा डायरेक्टली एक्सपोज्ड होते हैं। ओपन कम्युनिकेशन, जहां एम्प्लॉइज बिना किसी डर के हैजर्ड्स और नियर मिसेस रिपोर्ट करने में कंफर्टेबल फील करते हैं, एसेंशियल है। सेफ बिहेवियर्स को रिकॉग्नाइज और रिवॉर्ड करना पॉजिटिव सेफ्टी प्रैक्टिसेस को रीइंफोर्स करता है और सेफ्टी के प्रति एक प्रोएक्टिव अप्रोच को इनकरेज करता है। सेक्शन 9, द पीडीसीए साइकिल, सुरक्षा प्रबंधन में निरंतर सुधार। पीडीसीए यानी प्लान डू चेक एक्ट साइकिल सेफ्टी मैनेजमेंट में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। प्लान फेज में हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करना, रिस्क्स को असेस करना और कंट्रोल मेजर्स डेवलप करना शामिल है। इसमें ऑब्जेक्टिव्स सेट करना, प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश करना और रिसोर्सेज एलोकेट करना शामिल है। डू फेज में प्लान कंट्रोल मेजर्स इंप्लीमेंट करना और एम्प्लॉइज को नेसेसरी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना शामिल है। चेक फेज इंप्लीमेंटेड मेजर्स की इफेक्टिवनेस को मॉनिटर करने पर फोकस करता है। इसमें इंस्पेक्शंस कंडक्ट करना, वर्क प्रैक्टिसेस ऑब्जर्व करना और सेफ्टी परफॉर्मेंस पर डेटा कलेक्ट करना शामिल है। फाइनली, एक्ट फेज में चेक फेज के फाइंडिंग्स के बेस पर करेक्टिव एक्शंस लेना शामिल है। इसमें प्रोसीजर्स रिवाइज करना, एडिशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना या रिस्क्स को और मिटिगेट करने के लिए इंजीनियरिंग कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करना शामिल हो सकता है। पीडीसीए साइकिल को कंटिन्यूअसली अप्लाई करके ऑर्गेनाइजेशंस इंप्रूवमेंट के एरियाज आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चेंजेस इंप्लीमेंट कर सकते हैं और टाइम के साथ अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। यह इटरेटिव प्रोसेस इंश्योर करता है कि सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स रेलेवेंट, इफेक्टिव और इवॉल्विंग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ अलाइंड रहें। नौकरी सुरक्षा विश्लेषण, जिसे हम JSA कहते हैं, एक प्रक्रिया है जो किसी कार्य को सुरक्षित तरीके से करने के लिए सुरक्षा और स्वास्थ्य के सिद्धांतों को शामिल करती है। इसमें प्रत्येक कदम के संभावित खतरों की पहचान की जाती है और उन्हें नियंत्रित करने के उपाय सुझाए जाते हैं। जोखिम का अर्थ है संभावित नुकसान या हानि। यदि किसी स्थिति या गतिविधि को नियंत्रित नहीं किया गया तो यह चोट या बीमारी का कारण बन सकता है। जब कार्य में कई अलग अलग कार्य और जोखिम शामिल हो, कार्यस्थल में बदलाव होने पर, जब वर्क परमिट की आवश्यकता हो, नए कार्य या उपकरणों को डिजाइन करते समय, नेतृत्वकर्ता यानी वह व्यक्ति जो काम का नेतृत्व करता है, टीम सदस्य, अनुभवी कर्मचारी जो कार्य की जानकारी रखते हैं और सचिव जो निष्कर्षों को रिकॉर्ड करने वाला व्यक्ति होता है। कार्य को छोटे छोटे चरणों में विभाजित करें, प्रत्येक चरण के संभावित खतरों की पहचान करें, जोखिम को नियंत्रित करने के उपाय विकसित करें, निगरानी और पुनः मूल्यांकन करें। रासायनिक, केमिकल, विद्युत, इलेक्ट्रिकल, यांत्रिक, मैकेनिकल, ऊंचाई से गिरना, फॉल, आग और विस्फोट, फायर एंड एक्सप्लोजन। खतरे को पूरी तरह से समाप्त करना, उपकरणों में सुधार, प्रशासनिक नियंत्रण और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग। संभावित खतरे, चिंगारी से जलने का खतरा, आग या विस्फोट का जोखिम।
रोकथाम के उपाय उपयुक्त दस्ताने, हेलमेट और सुरक्षात्मक कपड़े पहनना, ज्वलनशील सामग्री को दूर रखना और उचित वेंटिलेशन की व्यवस्था। JSA का उद्देश्य संभावित खतरों की पहचान करना और उन्हें कम करने के लिए प्रभावी रणनीति विकसित करना है, ताकि कार्यस्थल पर दुर्घटनाएं और चोटें कम हों। प्रेजेंट बाय ललित शर्मा। कार्यस्थल सुरक्षा जान है तो जहान है। हर दिन लाखों लोग काम पर जाते हैं, वे अपने परिवार के लिए कमाने जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार काम पर खतरे भी होते हैं? हर साल बहुत से लोग काम के दौरान दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। कुछ लोग तो अपाहिज हो जाते हैं, कुछ की तो जान भी चली जाती है। यह बहुत दुख की बात है, लेकिन हम इन हादसों को रोक सकते हैं। कार्यस्थल पर सुरक्षा बहुत जरूरी है। अपनी और अपने साथियों की सुरक्षा का ध्यान रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। शरीर पर कवच, आपकी सुरक्षा कवच। कार्यस्थल पर खुद को सुरक्षित रखने के लिए हमें खास किस्म के कपड़े और उपकरण इस्तेमाल करने चाहिए। इन्हें PPE कहते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। PPE हमारे शरीर का कवच होता है जो हमें चोटों से बचाता है, जैसे कि हेलमेट हमारे सिर की रक्षा करता है, कानों के लिए ईयरप्लग होते हैं, आंखों के लिए सेफ्टी चश्मे होते हैं, हाथों के लिए दस्ताने होते हैं और पैरों के लिए सेफ्टी जूते होते हैं। हर काम के लिए अलग अलग PPE की जरूरत होती है, इसलिए काम शुरू करने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि आपको कौन सा PPE पहनना है। PPE को सही तरीके से पहनना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आप PPE को सही ढंग से नहीं पहनेंगे तो वह आपको पूरी तरह से सुरक्षित नहीं रख पाएगा। अग्नि सुरक्षा, छोटी सी चिंगारी, बड़ा नुकसान, आग एक बहुत बड़ा खतरा है। यह बहुत तेजी से फैलती है और जानमाल को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए कार्यस्थल पर आग से बचाव के उपाय होना बहुत जरूरी है। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और यह जानना चाहिए कि आग लगने पर क्या करना है। अगर आपको धुआं या आग दिखाई दे तो सबसे पहले फायर अलार्म बजाएं, फिर इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकलें। याद रखें, अपनी जान बचाना सबसे जरूरी है। हर कार्यस्थल पर फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए। यह जानना भी जरूरी है कि आग बुझाने के लिए किस तरह के फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए आपको प्रशिक्षण लेना चाहिए। मशीनों का सही उपयोग, सुरक्षा पहला कदम। कार्यस्थल पर कई बार हमें बड़ी बड़ी मशीनों के साथ काम करना पड़ता है। ये मशीनें हमारे काम को आसान तो बनाती हैं, लेकिन अगर इनका इस्तेमाल सावधानी से न किया जाए तो ये खतरनाक भी साबित हो सकती है। मशीनों का इस्तेमाल करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपको उनके संचालन की पूरी जानकारी है। किसी भी मशीन का उपयोग करने से पहले उसके सुरक्षा गार्ड्स की जांच कर लें। किसी भी मशीन की मरम्मत करने से पहले उसे लॉकआउट टैग आउट प्रक्रिया से बंद कर दें। यह सुनिश्चित करता है कि मरम्मत के दौरान मशीन अचानक से चालू न हो जाए और किसी को चोट न पहुंचे। एर्गोनॉमिक्स, काम आराम से, सेहत हमेशा। एर्गोनॉमिक्स का मतलब है काम को अपने लिए आरामदायक बनाना। यह बहुत जरूरी है क्योंकि गलत तरीके से काम करने से हमें पीठ दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव और अन्य तरह की परेशानी हो सकती है। काम करते समय अपने शरीर का ध्यान रखें, सीधे बैठें और अपनी पीठ को सहारा दें। भारी चीजों को उठाने के लिए सही तरीका अपनाएं। लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठे या खड़े रहने से बचें। बीच बीच में थोड़ा चलें और स्ट्रेचिंग करें। अपने काम के हिसाब से अपने कार्यस्थल को एर्गोनॉमिक्स के अनुसार ढालें। जागरूकता, सुरक्षा की पहली सीढ़ी। कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सबसे पहला कदम है जागरूकता। हमें खुद भी सतर्क रहना चाहिए और अपने साथियों को भी सुरक्षा के बारे में जागरूक करना चाहिए। कार्यस्थल पर लगे सुरक्षा चिन्हों और निर्देशों का हमेशा पालन करें। अगर आपको कोई असुरक्षित स्थिति दिखाई दे तो तुरंत अपने सुपरवाइजर को सूचित करें। याद रखें, सुरक्षा के लिए बोलना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह तो जिम्मेदारी का प्रतीक है। प्रशिक्षण, सुरक्षा का सबसे अच्छा हथियार। कार्यस्थल पर सुरक्षित रहने के लिए प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। प्रशिक्षण से हमें यह पता चलता है कि विभिन्न तरह के खतरों से कैसे बचा जा सकता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि
कि आपातकालीन स्थिति में कैसे कार्रवाई करनी चाहिए। प्रशिक्षण हमें पीपीई का सही तरीके से इस्तेमाल करना, आग से बचाव के उपाय, मशीनों का सुरक्षित इस्तेमाल और एर्गोनॉमिक्स के बारे में जानकारी देता है। इसलिए जब भी कार्यस्थल पर कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाए तो उसमें जरूर भाग लें। सुरक्षा संस्कृति सबकी जिम्मेदारी। कार्यस्थल पर सुरक्षा केवल कुछ लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये तो सबकी जिम्मेदारी है। हमें एक ऐसी सुरक्षा संस्कृति का निर्माण करना चाहिए जहां सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा जाए। हमें एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर कोई सुरक्षित तरीके से काम कर रहा है। सुरक्षा के बारे में खुलकर बात करें। अगर आपको कोई चीज समझ न आए तो पूछने से न हिचकिचाएं। याद रखें, सुरक्षा को नजरअंदाज करने का मतलब है अपनी और अपने साथियों की जान को जोखिम में डालना। निष्कर्ष, सुरक्षा जीवन का वरदान। जीवन बहुत अनमोल है, इसे व्यर्थ न गवाएं। कार्यस्थल पर सुरक्षा का ध्यान रखें, सुरक्षा नियमों का पालन करें, जागरूक रहें, प्रशिक्षण लें और एक सुरक्षित कार्य संस्कृति बनाने में अपना योगदान दें। याद रखें, जान है तो जहान है। लगा दिया? ये 1 नंबर जोन पे है। हाँ, अब आगे लगाओ। ठीक है, दूसरे पे लगाओ। दूसरे पे लगा दिया। तीसरे पे लगाओ। तीसरे पे मैंने ये लगा दिया ये। चौथे पे लगाओ। चौथे पे मैंने लगा दिया ये। चौथे पे लगा दिया? हाँ। लक्ष्मी जी, एमसीपी प्रेस करो। हाँ, अच्छा, जब एमसीपी प्रेस करी तो 9 बोल्ट रह जाते हैं। अब 1 नंबर पे भेजो, 3 पे। अब 1 नंबर पे ले जाओ। चलो बंद कर, रीसेट कर दो, रीसेट। चलो अब ये 3 नंबर पे, जोन नंबर 3 पे लग गया ये। हाँ, 3 नंबर पे। ये जोन की टेस्टिंग हो रही है, एमसीपी और सेंसर की। अब ये एमसीपी हमने 3 नंबर दबाई। करो, प्रेस करो। इसमें अभी 9.8। An ABC fire extinguisher is putting out a fire. Its powerful spray effectively extinguishing the flames in a dramatic confrontation against the blaze. As the flames die down to mere embers, the skilled handler inspects the area, ensuring the fire is completely out, signaling relief and triumph over danger. With the fire extinguished, emergency responders arrive on the scene, ready to assess the situation and ensure that safety is fully restored after the incident. The crowd watches from a safe distance, relief washing over their faces as the professionals handle the aftermath with expertise and care, ensuring that everyone is safe. हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के बारे में आज हम जानेंगे। तो ये टोटल जो रूल हैं ये 60 हैं जो इंडस्ट्रीज में हमारे काम आएंगे। हम यहाँ पर सिर्फ उन रूल के बारे में बात करेंगे जो रूल किसी ऑर्गेनाइजेशन में, इंडस्ट्रीज में जो यूज होते हैं। रूल तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो सारे के सारे किसी कंपनी में यूज नहीं होते हैं। वो कुछ बिजली विभाग वालों के लिए होते हैं। तो बिजली विभाग वालों के लिए हमने नहीं देखना है, हमने सिर्फ इंडस्ट्रीज वाले देखना है। तो इनकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे, जैसे आई रूल जो भी हैं, तो इनकी डिटेल हम आगे देखेंगे। जैसे इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है 29, ठीक है। 29 क्या कहता है कि विद्युत आपूर्ति लाइन उपकरण निर्माण जो भी होगा, जो भी विद्युत की लाइनें लगाई जाएंगी या जो भी कंस्ट्रक्शन होगा, वहाँ पर हमें सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा स्विच गियर लगाना है जो उसकी रेटिंग के हिसाब से हो और जो मैकेनिकली भी स्ट्रॉन्ग हो, है ना। और उसमें जहाँ भी अपने लगाना है तो लगाने से पहले ये भी देखना है कि वहाँ पर कोई
मतलब इंसान या कोई जानवर की वो पहुंच में न हो। तो विद्युत आपूर्ति लाइन उपकरण का निर्माण, स्थापना, सुरक्षा, संचालन और रखरखाव, ये रूल नंबर 29 कहता है। ठीक है, और क्या कहता है ये कि जो भी हम जैसे स्विच गियर लगा रहे हैं, चाहे ELCB हो, चाहे MCB हो, या कोई भी इलेक्ट्रिकल स्विच गियर हो, वो स्विच गियर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के हिसाब से ISI मार्क या BIS स्टैंडर्ड होना चाहिए। और जो अगर ये स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते हैं वो आइटम हमें नहीं लगानी चाहिए। तो रूल नंबर 29 ये कहता है। रूल नंबर 33 क्या कहता है कि उपभोक्ता के परिसर में, उपभोक्ता मतलब जो भी यूज कर रहा है उसके परिसर में अर्थयुक्त टर्मिनल होना चाहिए। जैसा कि आप ये इसमें वीडियो में देख पा रहे हो कि इसमें एक मोटर है और मोटर में ये 2 अर्थ की तार जुड़ी हुई हैं। तो हमारा जो रूल नंबर 33 है वो ये कहता है कि जो भी चीज़ हमने लगाई है, जो भी मशीन लगाई है या जो भी इक्विपमेंट लगाया है, वो 2 अलग अलग अर्थ से 2 अलग अलग जगह, इक्विपमेंट की जगह पर 2 अर्थ कनेक्ट होने चाहिए। ऐसा रूल नंबर 33 कहता है। ठीक है, और इसकी जो अर्थिंग की जिम्मेवारी होगी वो उपभोक्ता की होगी और उपभोक्ता इसको कराएगा। रूल नंबर 35 क्या कहता है कि हर जहाँ पर हमारा 415 वोल्ट, 400 वोल्ट या 440 वोल्ट या 11 kV की जहाँ LT या ST की पावर सप्लाई है, वहाँ पर ये डेंजर का बोर्ड लगाना आवश्यक है। और डेंजर का बोर्ड जो भी लगेगा वो एक तो इंग्लिश भाषा में होगा, एक हिंदी भाषा में होगा, और दूसरा उस पे उस जिले की लोकल लैंग्वेज में भी डेंजर लिखा होगा। और ये खोपड़ी वाला निशान और ये हड्डियों वाला निशान भी बना होगा। ये हमारा रूल नंबर 35 सूचना देता है कि ऐसा हमें करना है। खोपड़ी वाला निशान इसलिए लगाया जाता है कि जिस आदमी को किसी को पढ़ना लिखना भी नहीं आता, वो आदमी कम से कम इस फोटो को देख के जान ले कि इसको हाथ नहीं लगाना है और ये खतरा है। ठीक है, अब इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 36, इंडियन इलेक्ट्रिक एक्ट 36 क्या कहता है कि जो भी आदमी बिजली का काम करेगा उस आदमी के पास दस्ताने, रबड़ के जूते, सुरक्षा बेल्ट, सीढ़ी, अर्थिंग डिवाइस जो किसी चीज़ को डिस्चार्ज करने के लिए, हेलमेट, लाइन टेस्टर, है ना, तो इस तरह के उपकरण उसके पास में होने चाहिए जो भी आदमी बिजली का काम कर रहा है। और कोई भी व्यक्ति किसी भी लाइव कंडक्टर को या बिजली पे काम करने के लिए नहीं कह सकता, जिस काम करने के लिए नहीं बोल सकता कि वो चलती लाइन पे काम करे। ऐसा रूल नंबर 36 में दिया गया है। तो रूल नंबर 36 कहता है कि हम जो भी काम करेंगे हमारे पास ये बिजली का काम करने के लिए दस्ताने, सेफ्टी शूज़ और लाइन टेस्टर और सेफ्टी बेल्ट वगैरह ये सारा होना चाहिए, और हमने चलती लाइन पे काम नहीं करना है। ठीक है, चलो आई रूल नंबर 37 क्या कहता है कि जो क्रेनें हैं, क्रेन जो होती हैं EOT क्रेन, तो उनको पावर सप्लाई देने से पहले ये सुनिश्चित करना है कि उसका जो MCB हो या जो भी हो, वो जहाँ पर वो चल रही है उस रेल के ट्रैक के ही पास में होनी चाहिए। और रेल और जो ट्रैक है EOT क्रेन का वो पूरी तरह से अर्थ होना चाहिए। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक ट्रैक है वो 2 जगह से अर्थ होना चाहिए,
ईओटी क्रेन का। ऐसा रूल नंबर 37 में कहा गया है। रूल नंबर 38 क्या कहता है? जैसे आप ये देख रहे हो, ये एक फोटो है, इसमें एक पावर पॉइंट ये लगा हुआ है और पावर पॉइंट में दो अलग अलग तार लगी हैं, तो इनको कहते हैं फ्लेक्सिबल वायर। तो इस तरह की फ्लेक्सिबल वायर का, जैसे ये आप देख रहे हो, ये जो इस तरह की फ्लेक्सिबल वायर हैं, इन फ्लेक्सिबल वायरों का यूज नहीं करना है। और यहाँ पर जो आप ये देख रहे हो कि ये यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट तारों को ऐसे घुसा रखा है, तो ये इस तरीके से भी नहीं करना है। तो इसके लिए क्या है कि इससे क्या होता है कि अगर कोई काम कर रहा है, काम करने के दौरान उसको याद नहीं रहा, तो एक तार निकल के वो उस आदमी से टच हो सकता है और उसके साथ उसकी इंजरी हो सकती है। तो इसलिए इस तरह की घटना को रोकने के लिए इसमें एक 3 पिन टॉप लगाएं और ये जो सिंगल वायर लगी हुई है, इसकी जगह पे 2 कोर की अच्छे इंसुलेशन वाली केबल का उपयोग करें। ऐसा रूल नंबर 38 में कहा गया है। इलेक्ट्रिक एक्ट 43 क्या कहता है कि जहाँ पर भी बिजली का सब स्टेशन है, जहाँ ट्रांसफार्मर लगा है या जनरेटर लगा है या जहाँ से पावर का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो वहाँ पर ये एक फायर बकेट है। फायर बकेट के अंदर इसमें रेत पड़ा होता है, तो ये इस तरीके से रखी होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि अगर इन केस ऑफ फायर, अगर फायर हो जाती है, तो फायर जब एक जगह से दूसरी जगह की ओर ट्रेवल करती है, तो हम ये जो हमारे रेत की बाल्टी हैं, ये वहाँ पर क्या करती हैं, फायर बैरियर का काम करती हैं। तो हम क्या है कि इसके अंदर जो रेत है, इन बाल्टियों के अंदर जो रेत है, उस रेत को हम जो है डाल देंगे, जिससे आग एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं होगी। ठीक है। और उसका हम समय समय पर चेक करते रहेंगे कि उसके अंदर जो है वो जो रेत है वो ड्राई होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। और वहाँ पर हमें फायर एक्सटिंग्विशर भी लगाने हैं। तो फायर एक्सटिंग्विशर होना वहाँ पर बहुत ज़रूरी है। और कम से कम एक बार, वर्ष में कम से कम एक बार, मतलब सालाना कम से कम एक बार, सभी जितने भी हमारे फायर एक्सटिंग्विशर हैं या फायर फाइटिंग के लिए जो हमने बकेट रखी हुई हैं, इनका प्रॉपर तरीके से चेक करना अनिवार्य है और इसका हमें रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है। ऐसा रूल नंबर 43 में दिया गया है। और क्या कहता है रूल नंबर 43 के, इसमें जहाँ पे भी बिजली का पावर स्टेशन है या सब स्टेशन है या जहाँ पर पावर ट्रांसफ़र हो रही है या कहीं चेंज ओवर हो रहा है, तो वहाँ पर हमें एक छोटी सी अलमारी में या अलग से फर्स्ट एड बॉक्स हमें वहाँ पर रखना होगा। और उस फर्स्ट एड बॉक्स में बीटाडीन और ये जो एक पट्टी और ये चीज़ें रखना, प्राथमिक उपचार वाली चीज़ें रखना बहुत ज़रूरी है। और जो आदमी वहाँ 24 घंटे रहता है, उस आदमी को फर्स्ट एड की जानकारी और उसके पास सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, जो भी आदमी उसके लिए नियुक्त है। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 44 क्या कहता है कि बिजली के झटके से पीड़ित व्यक्ति की बहाली हेतु, कि अगर किसी आदमी को बिजली का झटका लग गया है तो उस झटके से किस तरीके से उसको बाहर निकाला जा सकता है, क्या उसको प्राथमिक ट्रीटमेंट देना है, इसके बारे में एक चार्ट का लगा होना वहाँ बहुत ज़रूरी है, जिसमें सारी की सारी प्रक्रिया दिखाई गई हों। और उस चार्ट के बारे में हर आदमी को उसकी ट्रेनिंग देना अनिवार्य है। ऐसा रूल नंबर 44 कहता है। रूल नंबर 44 में ये भी है कि
हर एक जहाँ पर पावर ट्रांसमिशन हो रहा है या जहाँ पे पावर हाउस बना हुआ है या जहाँ पर बिजली का एक सब स्टेशन है, वहाँ पर एक कृत्रिम श्वसन यंत्र भी होना चाहिए कि इन केस अगर किसी आदमी की सांस चली जाती है तो उसको हम कृत्रिम सांस देने के लिए रेस्पिरेटर, आर्टिफिशियल रेस्पिरेटर का यूज करके उसकी जान को बचाया जा सके। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 45 क्या कहता है कि कोई भी आदमी लैंप, पंखे, फ्यूज, स्विच और कम वोल्टेज वाले घरेलू उपकरण और फिटिंग को छोड़कर बाकी कोई भी काम किसी भी मशीन पर या मशीनरी पर काम नहीं करेगा जब तक कि उसके पास में उस काम को करने के लिए जो डायरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी है उसका लाइसेंस न हो। ऐसा रूल नंबर 45 में बोला गया है कि जो सिर्फ कोई भी आदमी लैंप, पंखे, फ्यूज, स्विच और कम वोल्टेज वाले घरेलू उपकरणों और फिटिंग को कर सकता है, उसके लिए उसे किसी तरह के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। तो ये 45 में ये कि आदमी के पास विद्युत ठेकेदार या तो उस काम को विद्युत ठेकेदार करेगा या सुपरवाइजरी लाइसेंस वाला व्यक्ति बाकी कामों को करेगा। और रूल नंबर 45 ये भी कहता है कि 5 साल में कम से कम एक बार जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल उपकरण लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिकल उपकरण में जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, जनरेटर हो गया, लिफ्ट लगी है तो लिफ्ट हो गई, तो 5 साल में इसका 5 साल के बाद में इसका जो है निरीक्षण किया जाएगा और ये निरीक्षण सेफ्टी ऑफिसर करेगा, सेफ्टी इंस्पेक्टर के द्वारा किया जाएगा, जिसका भुगतान कंपनी मालिक करेगा। रूल नंबर 48 कहता है कि उच्च वोल्टेज में भारतीय मानक के हिसाब से IR वैल्यू, रेजिस्टेंस वैल्यू होनी चाहिए। 1 मिनट की अवधि के लिए प्रत्येक लाइव कंडक्टर और अर्थ के बीच में 1000 वोल्ट का अगर हम मेगर यूज कर रहे हैं तो उसका जो इंसुलेशन प्रतिरोध है कम से कम 1 मेगा ओम होना चाहिए। कि अगर हम जैसे किसी केबल का मेगर कर रहे हैं, ST लाइन की अगर वो है, तो उसे चेक करने के लिए 1000 वोल्टेज का मेगर होना चाहिए और उसकी मेगर वैल्यू कम से कम 1 मेगा ओम होनी चाहिए। अगर उससे कम मेगा ओम है तो वह केबल सही नहीं मानी जाएगी। रूल नंबर 48 मध्यम और निम्न वोल्टेज के लिए ये है कि 1 मिनट की अवधि के लिए प्रत्येक लाइव कंडक्टर पृथ्वी के बीच में, अर्थ के बीच में 500 वोल्ट का हम मेगर लेंगे और उसकी जो वैल्यू है वो 1 मेगा ओम से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये मेगर का है कि हमें जो वैल्यू चेक करनी है केबल की वो 1 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, ये भी मेगर वैल्यू के ही बारे में है। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 50 इसमें यह है कि जहाँ पर हमारी HT लाइन लगी हुई है, जहाँ भी हमारी HT लाइन है, तो उस HT लाइन के पास में हमें एक वैक्यूम सर्किट ब्रेकर या ऑयल सर्किट ब्रेकर देना पड़ेगा। मीटर के बाद सप्लाई सीधी उसी में आएगी। तो ये रूल नंबर 50 के अंतर्गत आता है। ठीक है, रूल नंबर 50 के अंतर्गत ये भी होता है कि प्रत्येक ट्रांसफार्मर के मामले में ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में फ्यूज और सर्किट ब्रेकर के साथ जुड़ा हुआ स्विच रहेगा। ठीक है, और इसका जो स्विच जो भी हम यूज करेंगे स्विच गियर, वो
ऑटो ऑफ होना चाहिए कि अगर हमारी लाइन में कोई प्रॉब्लम आती है या मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण कोई दिक्कत आती है तो वो सर्किट ब्रेकर ऑफ हो जाए। और दूसरा एक और इसमें रूल है कि जहाँ पे अगर हमारा लो वोल्टेज का भी स्विच गियर लगा है तो वो लो वोल्ट का भी स्विच गियर ट्रांसफार्मर से जो सप्लाई आ रही है तो वो स्विच गियर ऐसा होना चाहिए कि हमारी जैसे ही पावर में कोई प्रॉब्लम हो तो वो स्विच गियर ऑटो ऑफ होना चाहिए। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 61 क्या कहता है? ये अर्थिंग के बारे में बताया गया है कि अर्थिंग का प्रतिरोध जो है कम से कम होना चाहिए और हमें किसी अधिक अच्छी वैल्यू लेने के लिए, अर्थिंग की अच्छी वैल्यू लेने के लिए हम उनको एक साथ, दो अर्थिंग इलेक्ट्रोडों को एक साथ जोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो 125 वोल्ट से अगर कहीं कम वोल्टेज है तो वहाँ पर हमें अर्थिंग की आवश्यकता नहीं है, ऐसा रूल नंबर 61 में कहा गया है। और रूल नंबर 61 ये कहता है कि प्रत्येक जनरेटर, मोटर और पोर्टेबल मोटर, ट्रांसफार्मर के धातु भाग जितने भी हैं वो उनको अर्थ करना अनिवार्य है। मतलब सभी को अर्थ किया जाएगा। तो ये था हमारा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के ऊपर एक छोटा सा वीडियो। तो अगर आप और इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में अभी हम इसमें कि फायर की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एक कंपनी के अंदर, एक इंडस्ट्रीज के अंदर कौन कौन से रूल हैं जो एप्लीकेबल होने चाहिए और जो होते हैं उसके बारे में बताएंगे। थैंक यू। Hello everyone, I, Professor B.K. Ghosh, your course coordinator and co-coordinator Mrs. Annapurna Adile, welcome you all to this introductory video on a course on industrial safety and fire safety management. We all are aware that as the technology is advancing and the production of industries are also increasing every day, the risk of hazards and accidents are also increasing. Industrial safety and fire safety management plays most vital role to create safe working environment and to achieve a target of zero accidents at workplace. Industrial safety and fire safety refers to the management of all the operations and events within an industry in order to protect its employees and assets by minimizing such hazards, risks, accidents and near misses. The various rules and mandatory requirements governing the safety and the guidelines will help to prevent the occupational injuries and accidents. Therefore, this course, Industrial Safety and Fire Safety Management, is designed for students, researchers, practitioners and industry personnel who are dealing with such hazardous, risky and dangerous situations every day. The main objective of the course is to learn about the modern safety concept, safety policy of organization to their employees and the contractor, safety management techniques like safety audit, safety inspection and safety survey, etc. Implementation of safety education and training and their effectiveness in any industry to achieve zero accident at workplace, real root causes of accidents and their preventions, and to know the advanced fire safety management techniques and appliances. Dear learners, let us see course detail. This course contains total 12 sections of 40 modules and duration of this course will be about 12 weeks and it carries total 4 credits. In module 1, we will see about the
industrial safety management concepts like safety policy, budgeting for safety, and safety committee. In Module 2, we will cover industrial safety management techniques like job safety analysis, safety inspections, safety audit, safety survey, and safety sampling. In Module 3, we will see the causes of accident and its preventions. In Module 4, we will cover the safety education and training like safety awareness program, personal protective equipments, role of government and private agencies in the safety trainings. In Module 5, we will see the fire safety management like the function of fire triangles, various sources of fire, various classes of fires and extinguishing medias. In Module 6, we will cover fire prevention and protection methods like active and passive fire protection, fire sprinkler systems, fire detection and alarming system, fire hydrant system. In Module 7, we will see firefighting appliances and personal protective equipments. In Module 8, we will see about the confined space hazard and safety. It covers permit to work system in confined space, log out and tag out systems in confined space. In Module 9, we will cover occupational health and hygiene systems. In Module 10, we will see the various hazard identification and risk assessment techniques. In Module 11, we will see the case study, the man-made disasters. And in last 12 module, we will see the other hazard and safety techniques and some safety acts and laws. Dear learners, by the end of this course, we will have the solid foundation in the field of safety and on its regulatory compliances, and you will be able to apply these tools to solve the real root causes of accidents in any industry. We hope that you will find this course informative, engaging, and challenging. This course will really inspire you to continue learning and exploring in the exciting world of industrial safety and fire safety management. हेलो एवरीवन, आज हम बिजनेस ऑनर्स के लिए एक जरूरी टॉपिक बिजनेस सेफ्टी पॉलिसीज और बजटिंग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सेफ्टी पॉलिसीज के बारे में बात करते हैं। सेफ्टी पॉलिसी आपके एम्प्लॉइज को एक सेफ और हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट देने का आपके ऑर्गेनाइजेशन का कमिटमेंट है। ये सेफ्टी गाइडलाइंस, ऑब्जेक्टिव्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करती है। इंडिया की नेशनल पॉलिसी ऑन सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट एट वर्कप्लेस, जो 20 फरवरी 2009 को लागू हुई थी, का मकसद है वर्कप्लेस पर एक्सीडेंट्स, बीमारियों और डिजास्टर्स को रोकना और एम्प्लॉइज की भलाई सुनिश्चित करना। इसके कुछ खास फीचर्स ये हैं। वेद, एक सेफ और हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट को एक फंडामेंटल राइट मानना। 2, काम से जुड़ी चोटों और बीमारियों को कम करना। 3, लगातार सुधार और कानूनी नियमों का पालन सुनिश्चित करना। अब सेफ्टी पॉलिसीज से जुड़े कानूनों के बारे में बात करते हैं। 8, दी फैक्ट्रीज एक्ट 1948, फैक्ट्रीज में सेफ्टी के लिए। 2, दी माइंस एक्ट 1953, माइंस में सेफ्टी के लिए। 3, दी डॉक वर्कर्स एक्ट 1986, पोर्ट्स पर वर्कर्स की सेफ्टी के लिए। 4, दी बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1998, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर वर्कर्स की सेफ्टी के लिए। अब सेफ्टी पॉलिसी बनाने और उसे लागू करने के स्टेप्स देखते हैं। 8, रिसर्च और जानकारी इकट्ठा करना, खतरों को पहचाने और कानूनी जरूरतों को समझें। 2, स्टेक होल्डर्स को पहचाने, मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज और सेफ्टी एक्सपर्ट्स को शामिल करें। 3, ऑब्जेक्टिव्स सेट करें, एक्सीडेंट्स कम करें और सेफ्टी कल्चर को बढ़ावा दें। 4, पॉलिसी का ड्राफ्ट बनाएं, ऑर्गेनाइजेशन के कमिटमेंट और सेफ्टी गाइडलाइंस को साफ तौर पर डिफाइन करें। 5, अप्रूवल और रिव्यू मैनेजमेंट और सेफ्टी कमिटी से अप्रूवल लें। 6, ट्रेनिंग और कम्युनिकेशन, जागरूकता बढ़ाएं और एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दें। 7, इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग, पॉलिसी को लागू करें और सुधार के लिए उसका मूल्यांकन करें। ठीक है, अब सेफ्टी के लिए बजटिंग के बारे में बात करते हैं। सेफ्टी के लिए बजट मैनेजमेंट का मतलब है सेफ्टी मेजर्स और प्रोग्राम्स के लिए पैसे एलोकेट करना। कुछ जरूरी स्टेप्स ये हैं। व्यक्ति सेफ्टी नीड्स को पहचाने, रिस्क का अंदाजा लगाएं और सुधार के लिए जगह पहचानें। 2, कॉस्ट का अनुमान लगाएं, इक्विपमेंट इंस्पेक्शन और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए कॉस्ट का मूल्यांकन करें।
3. खर्चों को प्राथमिकता दें, पहले हाई रिस्क एरियाज पर ध्यान दें। 4. सेफ्टी बजट सेट करें, एक रियलिस्टिक और पर्याप्त बजट बनाएं। 5. मैनेजमेंट अप्रूवल लें, प्रपोजल पेश करें और सपोर्ट हासिल करें। 6. खर्चों पर नजर रखें, खर्चों को ट्रैक करें और जरूरत के हिसाब से बदलाव करें। 7. कॉस्ट इफेक्टिवनेस का मूल्यांकन करें, सेफ्टी परफॉर्मेंस और कानूनी नियमों के पालन की समीक्षा करें। आखिर में हेल्थ और सेफ्टी में पैसा लगाना खर्चा नहीं, बल्कि एक फायदेमंद निवेश है। साफ गोल, इफेक्टिव पॉलिसीज और सही बजट मैनेजमेंट से लंबे समय तक ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होता है। याद रखें, सेफ्टी महंगी नहीं, अनमोल है। अगर आपको किसी भी चीज के बारे में और जानकारी चाहिए तो मुझे बताइए। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी नियम, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स, हिंदी में विवरण। जब भी कार्यस्थल पर इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े कार्य किए जाते हैं तो यह अत्यंत आवश्यक होता है कि सभी सुरक्षा नियमों का पालन किया जाए। अगर इन नियमों की अनदेखी की जाए तो इलेक्ट्रिक शॉक, आग, फ्लैश और अन्य गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल सुरक्षा के लिए किन नियमों का पालन करना चाहिए। 1. केवल प्रशिक्षित और योग्य व्यक्ति ही इलेक्ट्रिकल कार्य करें। किसी भी इलेक्ट्रिकल उपकरण की मरम्मत या संचालन केवल प्रशिक्षित और अनुभवी व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए। अनट्रेन्ड व्यक्ति के लिए इलेक्ट्रिकल पैनल, वायरिंग या अन्य हाई वोल्टेज उपकरणों के संपर्क में आना खतरनाक हो सकता है। विद्युत खतरों की पहचान और मूल्यांकन करें। कार्यस्थल पर बिजली से संबंधित सभी संभावित खतरों की पहचान करें। लुकले सेल देखें, सुने और सूंघें, विधि अपनाएं। यदि कहीं चिंगारी, धुआं या जलने की गंध आ रही है तो सतर्क हो जाएं। इलेक्ट्रिकल शॉक और आर्क फ्लैश के खतरों को समझें। इलेक्ट्रिक शॉक यह तब होता है जब कोई व्यक्ति लाइव चालू विद्युत उपकरण को छूता है। इसके प्रभाव हल्के झटके से लेकर गंभीर जलन, हृदय गति रुकने और मृत्यु तक हो सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऊंचाई पर कार्य कर रहा है तो इलेक्ट्रिक शॉक के कारण गिरने का भी खतरा होता है। जब दो विद्युत कंडक्टरों के बीच आर्किंग होती है तो इससे अत्यधिक गर्मी उत्पन्न होती है, जैसे उपकरण में विस्फोट या आग लग सकती है। इसमें पिघला हुआ धातु, जहरीली गैसें और एक तेज शॉकवेव उत्पन्न होती है, जिससे गंभीर चोटें हो सकती है। GFCI ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्रेटर का उपयोग करें। विशेष रूप से गीले या बाहरी स्थानों में काम करते समय सभी बिजली उपकरणों को GFCI से कनेक्ट करें। GFCI विद्युत प्रवाह में किसी भी असंतुलन को पहचानकर तुरंत बिजली आपूर्ति बंद कर देता है, जिससे इलेक्ट्रिक शॉक की संभावना कम हो जाती है। हर उपयोग से पहले GFCI की जांच करें, टेस्ट बटन दबाएं और फिर रीसेट बटन दबाकर देखें कि यह सही से काम कर रहा है या नहीं। उचित रोशनी सुनिश्चित करें। कार्यक्षेत्र में पर्याप्त प्रकाश होना चाहिए। यदि रोशनी कम है तो अस्थायी या स्थायी अतिरिक्त रोशनी लगाएं ताकि बिजली के खतरों को ठीक से देखा जा सके। प्रक्रिया अपनाएं। जब भी किसी विद्युत उपकरण की मरम्मत या रखरखाव किया जा रहा हो तो उसे पहले डी एनर्जाइज बिजली काटना करें। लॉकआउट टैग आउट सिस्टम का उपयोग करें ताकि कोई गलती से उपकरण को फिर से चालू न कर दे। किसी अन्य व्यक्ति के लगाए गए लॉक को कभी न हटाएं। इलेक्ट्रिकल उपकरणों और तारों की जांच करें। उपयोग से पहले सभी विद्युत उपकरणों और तारों का निरीक्षण करें। यदि कोई उपकरण क्षतिग्रस्त है, जैसे तार कटा हुआ हो, प्लग टूटा हो, तो उसे तुरंत आउट ऑफ सर्विस टैग करके रिपेयर के लिए भेजें। और उचित अग्नि सुरक्षा उपाय करें। कार्यस्थल पर इलेक्ट्रिकल आग को बुझाने के लिए उचित अग्निशामक उपलब्ध होने चाहिए। इलेक्ट्रिकल आग बुझाने के लिए ड्राई केमिकल टाइप ABC अग्निशामक का उपयोग करें।
फायर स्प्रिंकलर क्या है? फायर स्प्रिंकलर एक ऑटोमेटिक अग्निशमन प्रणाली, ऑटोमेटिक सप्रेशन सिस्टम है जो आग लगने की स्थिति में अपने आप पानी छोड़कर आग को बुझाने का काम करता है। यह विशेष रूप से उन जगहों पर उपयोग किया जाता है जहां आग लगने की संभावना अधिक होती है। फायर स्प्रिंकलर का उपयोग कहां किया जाता है? फायर स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है: औद्योगिक भवन, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स जैसे फैक्ट्री, गोदाम और उत्पादन इकाइयां, व्यावसायिक भवन जैसे मॉल, होटल, अस्पताल और ऑफिस, आवासीय भवन, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, बहुमंजिला इमारतें और अपार्टमेंट, पार्किंग क्षेत्र, पार्किंग एरियाज, भूमिगत और अच्छा, इसमें CO2 वाले में नॉब होगी, ऊपर एक नहीं है, इनमें ये स्क्वीज करना है, इसमें ये है CO2 में क्या करेंगे तो हाँ जी, शुरू करो। मास्क लगाओ, इनको निकालना है। प्रोसीजर सब में यही होगा, किसी में पिन होगी, किसी में सील भी होगी। उसमें सील होगी, इसमें सील है, देख रहे हो, इसमें सील है, इसको सील को अरे करो यार। देखें, ये हम रिफिलिंग के लिए भेज रहे हैं, उससे पहले हम चाहते हैं ये डिस्चार्ज हो जाए, ट्रेनिंग हो जाए। अरे कुछ नहीं हो रहा है यार। बस